आप सबका स्वागत है झार स्टार क्लास में। और ये 67th बीपीएससी पीटी 2022 का मॉडल सेट है, मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो खान सर के द्वारा निकाला गया। और इसका पहला जो फर्स्ट मॉडल सेट है उसका पहला 50 क्वेश्चन कल के वीडियो में करा दिया गया, तो आप लोग उसको देख लें। और उसके बाद ये दूसरा सेशन है जिसमें अगले 50 क्वेश्चन को किया जाएगा, क्योंकि ये पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ कराया जा रहा है, पूरे एक्सप्लेन करके, इसलिए ये 3 पार्ट में एक वीडियो आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के साथ साथ बिहार में होने वाले जितने भी एग्जाम है या फिर ऑल अदर भी जितने एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से, फिर मतलब कि कल के बाद जो आज का पहला क्वेश्चन है 55 नंबर से। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये आपके थे अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी था। यहाँ पे ऑप्शन में अलबरूनी नहीं है तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक ई नंबर में दिया रहता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अलबरूनी का जन्म 1973 को हुआ था। वह महमूद गजनी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। और अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं, वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी भी था। उसने संस्कृत का अध्ययन किया। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की। किस भाषा में? अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की। अब पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी ही था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम खोजा गया। कब खोजा गया है? 1921 में खोजा गया है। अब हम लोग इसके पूरे डिस्क्रिप्शन को देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा की गई। इनके द्वारा प्रथम ज्ञात सिंधु स्थल कौन सा था? स्थल हड़प्पा था, जो 1921 में खोजा गया। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पहला स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए इसी के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि पति द्वारा त्यागी गई पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दिए जाने का उल्लेख भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है? तो ये अर्थशास्त्र में किया गया है। और अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। ये आप सबको पता होगा। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासनिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें पति द्वारा परित्यक्त की पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई, यानी कि वो अलग हो सकते हैं। अभी के भाषा में आप लोग उसे डाइवोर्स कर सकते हैं। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकता था, यानी कि दोनों तरफ से डाइवोर्स का सिस्टम था। और इसके बारे में सबसे पहले किसमें चर्चा किया गया है? तो ये आपका अर्थशास्त्र में किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को। हड़प्पा स्थल के बारे में क्या सत्य है, यानी कि यहाँ पे जो दिया गया उसमें से क्या सत्य है? अब हम लोग देख लेते हैं। यह रावी नदी पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में किया गया। ये भी सही है कि चार्ल्स मैसन द्वारा सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया था 1826 ईस्वी में। यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ये भी सही है, क्योंकि पहला जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है, तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा है। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान स्थित है। ये भी सही है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 59 नंबर। अगला सवाल है बिहार के सभी जिलों में कब से मनरेगा के तहत कार्य किया जाने लगा? यानी कि सारे जिलों की बात कर रही थी। आपका हो जाएगा अप्रैल 2007 से, क्योंकि इसका शुरुआत जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत 2 फरवरी 2006 से राज्य के 23 जिलों के बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई गई थी, जिसे अप्रैल 2007 से बिहार के सभी 38 जिलों में लागू किया गया। यहाँ पे सभी पूछा था तो सभी में 2007 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। सारण, मुंगेर, वैशाली, गया, पटना आदि से प्राप्त हुए पाषाण औजारों का उपकरणों का संबंध है, तो किससे संबंध है? नवपाषाण कालीन संस्कृति से, पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से, या फिर पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से नवपाषाण कालीन संस्कृति तक से। तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि ये पूरा पाषाण से लेकर नवपाषाण तक का औजार यहाँ पे देखा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका अजात शत्रु द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अजात शत्रु द्वारा 483 ईसा पूर्व में किया गया था। अब हम लोग इसके पूरे व्याख्या को देखते हैं कि किसके द्वारा
कहाँ किया गया था, ये राजगृह में किया गया था। ये सवाल कुछ भी बन सकता है, किसके द्वारा या कहाँ, या फिर किसकी अध्यक्षता में थी। ये आपका महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। और इस बौद्ध महासभा में सूत पीटक तथा विनय पीटक का संग्रह किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 62 नंबर की, शक संवत का प्रवर्तक कौन था। तो शक संवत का प्रवर्तक था कनिष्क। यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है कि कनिष्क कैसे था। शक संवत का प्रवर्तक कुषाण शासक कनिष्क था। शक संवत पहले कुषाणों के अधीन थे तथा शक शासक जो थे वो पहले कुषाणों के अधीन थे तथा इस संवत का प्रयोग करते थे। कुषाणों के पतन के बाद भी दीर्घ काल तक पश्चिमी भारत के शक इस संवत का प्रयोग करते रहे और इस प्रकार भारतीय परंपरा में कनिष्क संवत को शक संवत नाम प्रदान कर दिया गया और यही आज भारत का राष्ट्रीय संवत है। यानी कि भारत का राष्ट्रीय संवत भी कौन सा है, शक संवत है। अब हम लोग देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को। 63 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस भाषा में थी। तो ये आपका चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिखा रहेगा, इसी लिपि में थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। जब अभिलेख एक पंक्ति में होता था तो लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, लेकिन जब दो पंक्ति में होता था ये दाईं से बाईं लिखते थे और फिर बाईं से दाईं लिखते थे। यानी कि जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से फिर उधर ही से लिखना स्टार्ट कर देते थे। अब हम लोग देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता निम्नलिखित में से किससे चलता है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कालीबंगा, आलमगीरपुर, धौलावीरा या लोथल, तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा में, क्योंकि जब गुजरात में धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह धौलावीरा गांव खंडीर द्वीप के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को कि भोजपुरी सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी है। तो ये आपकी हो जाएगा गंगा मैया तोहे पियरी चढ़े वो, ये पहला फिल्म था। इसके भोजपुरी सिनेमा का पहली फिल्म का प्रदर्शन 1963 में किया गया था और इसका नाम गंगा मैया तोहे पियरी चढ़े वो था, जो निर्मल पिक्चर के बैनर तले विश्वनाथ प्रसाद साहबादी द्वारा निर्मित तथा कुंदन कुमार द्वारा निर्देशित था। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को जो 66 नंबर है। 66 नंबर सवाल है कि बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ होगी थी। ये आपका होगा राजगीर में, पहला खेल विश्वविद्यालय। यहाँ पे देख लेते हैं कि इससे पहले 5 राज्यों में ये बन चुका है। कहाँ कहाँ, गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु, राजस्थान, यानी कि ये 5 जगह पहले बन चुका है और छठा जगह कौन सा होगा, बिहार का ये राजगीर होगा जहाँ पे खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनेगा। तो ये आपका बनेगा फतुहा में। कहाँ बनेगा, फतुहा में। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बिहार राज्य का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो फतुहा में बनेगा। निर्यात सुविधाओं के विकास के लिए राज्य में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का प्रथम भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT है, कहाँ पे है ये पूछ रहा है। तो ये आपका भागलपुर में है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे इसका एक्सप्लेन किया गया है कि भागलपुर में है, ठीक है, ये पता चल चुका है। संस्थान ने जुलाई 2017 से भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 50 एकड़ के परिसर में काम करना शुरू किया। इसका संचालन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी द्वारा किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को। 69 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य का पहला जिला कौन बना जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है। तो ऑप्शन में है पूर्णिया, मधेपुरा, रोहतास और सारण। तो इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये जो किया गया है इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ये किया गया है किशनगढ़ में। कहाँ किया गया है, किशनगढ़ में। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, बल गुणनफल है, यानी कि बल किसका गुणनफल है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का, क्योंकि बल यानी F इक्वल टू होता है m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ये एक सदिश राशि यहाँ पे दिया गया है, ये सदिश पे से भी क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अति चालक का लक्षण है, इसका आंसर हो जाएगा शून्य परागम्यता। अति चालक मतलब सुपर, क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर। अति चालक मतलब क्या है, सुपर कंडक्टर। इसके पूरे हम लोग यहाँ पे पूरे डिटेल को देखते हैं कि एक अति चालक एक ऐसी सामग्री है जो बिना किसी प्रतिरोध के एक परमाणु से दूसरे परमाणु में विद्युत या
अपवाहित इलेक्ट्रॉनों का संचालन कर सकती है। अतिचालकों के लिए महत्वपूर्ण तापमान वह है जिस पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। प्रमुख उदाहरणों में एल्युमिनियम, क्या ये लिखा हुआ है, नायोबियम और मैग्नीशियम और डाइबोराइज आदि शामिल है। एक साधारण धात्विक चालक जिसका प्रतिरोध तापमान घटाने पर धीरे धीरे कम हो जाता है के विपरीत एक सुपर कंडक्टर का एक विशिष्ट महत्वपूर्ण तापमान होता है जिसके नीचे प्रतिरोध शीघ्रता से शून्य हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, इनसैट 2 एक कब छोड़ा गया, यानी कि एक ये कब छोड़ा गया। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर है 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। इनसैट 2 भारत द्वारा निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह है जिसे 10 जुलाई 1992 को सफलतापूर्वक छोड़ा गया। इस मिशन का उद्देश्य बहुउद्देशीय संचार, मौसम विज्ञानीय उपग्रह आधारित खोज और बचाव था। अब हम लोग देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती थी। आपका हो जाएगा जर्मेनियम। क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं 73 का। जर्मेनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक G और परमाणु संख्या 32 है। और क्या लिखा हुआ है, यह कार्बनिक समूह का एक चमकदार, कठोर, भंगुर, भूरी तथा सफ़ेद धातु है जो रासायनिक रूप से अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन और टीन। सिलिकॉन के बारे में आप लोग जानते हैं कि यह सेमीकंडक्टर है। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर ही होता है। इसका प्रयोग फाइबर ऑप्टिक्स में 35%, इंफ्रारेड ऑप्टिक्स में 30% और 15% होता है पॉलीमराइजेशन उत्प्रेरक के रूप में, और 15% होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर विद्युत उपयोगों में किया जाता है। 1948 में जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के विकास में ठोस अवस्था इलेक्ट्रॉनिक के अनगिनत अनुप्रयोगों के द्वार खोल दिए। अब हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। यानी विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती थी, एमीटर के द्वारा मापी जाती है। यहाँ पे ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक मापन यंत्र है जो किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, वोल्ट मीटर का। और एमीटर का किसके लिए, विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो आपका ये बेसिक है, ये है सी प्रोग्रामिंग, ये भी है, और आपका फोर्ट्रॉन भी, ये जो है आपका फास्ट है, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। अब हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। फास्ट, फेडरेशन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर थेफ्ट, इसका फुल फॉर्म है एक गैर लाभकारी पायरेसी विरोधी संगठन है जिसकी स्थापना 1984 में सॉफ्टवेयर प्रकाशकों के कॉपीराइट की रक्षा करके सॉफ्टवेयर कॉपीराइट उल्लंघन और चोरी को समाप्त करने के लिए की गई थी। फास्ट कानूनी दंड लगाकर कॉपीराइट उल्लंघन में शामिल संगठनों और व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। अब हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती थी। आपका द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान इक्वल टू आपका पदार्थ में संवेग और वेग अनुपात में द्रव्यमान राशि प्राप्त होती है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस पदार्थ का संवेग कहते हैं, यानी कि P इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग होता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। इसका ये अष्टफलकीय है। कौन सा है, अष्टफलकीय। इसका आकार पूछा था। सल्फर हेक्साफ्लोराइड एक अकार्बनिक गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील गैस है। यह गैस अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत इंसुलेटर और उच्च वोल्टता के उपकरणों में इसका प्रयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, भूप्रवृत्ति में सर्वाधिक मात्रा वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का यही मतलब है आपका 78 का कि भूप्रवृत्ति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि भूप्रवृत्ति में पूछा है। हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं कि ऑक्सीजन या प्राणवायु या जारक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस। ऑक्सीजन पृथ्वी के अनेक पदार्थों में रहता है जैसे पानी, और वास्तव में अन्य तत्वों की तुलना में इसकी मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग 20.95 होती है। ऑक्सीजन भूप्रवृत्ति पर सर्वाधिक मात्रा लगभग 46.6 में पाया जाने वाला तत्व है।
अब हम लोग देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, यानी खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। जो क्या पे यहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल पढ़ के सुनाते हैं कि सोडियम बेंजोएट एक तत्व है जो बेंजोइक अम्ल का सोडियम अम्ल है और पानी में घुलने पर इसी रूप में रहता है। इसकी संख्या E211 के साथ एक परिरक्षक है। यह अम्लीय खाद्य पदार्थों जैसे सलाद ड्रेसिंग, कार्बोनेटेड पेय, जैम और फलों के रस, अचार, मसालों और जमे हुए दही टॉपिक में सबसे व्यापक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन को। 80 नंबर क्वेश्चन में है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम। कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? के है। अब हम लोग समुद्र के इस तत्व के यौगिकों का प्रचुर परिणाम है, परंतु प्रतिशत मात्रा में कम होने के कारण अभी इसका अत्यधिक उपयोग नहीं हो पाया है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ये आपका पता होगा कि भारी धातु यूरेनियम है। सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम है। हाँ, ये देखिए यूरेनियम प्रकृति में पाए तत्वों में यह सबसे भारी तत्व है। यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु, इसमें लवण रेशम को रंगने का कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड, कौन सा क्वेश्चन है? 82 कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये आपका बेसिक और एसिडिक दोनों हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेसिक और एसिडिक दोनों हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन को। ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई बंदी बनाने की अनुमति प्राप्त थी? ये आपका ए हो जाएगा रॉलेट एक्ट। क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट में। अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। इसका व्याख्या है कि ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में 2 कानून प्रस्तुत किए, जिन्हें रॉलेट एक्ट कहा गया, जिसके द्वारा सरकार बिना मुकदमे एवं सुनवाई के भारतीयों को जेल में बंद कर सकती थी। और जिसके लिए यहाँ पे कहा गया कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है ये रॉलेट एक्ट। अब हम लोग देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला क्या है? क्रिप्स मिशन है। दूसरा क्या है? गांधी इरविन समझौता है। तीसरा है साइमन कमीशन और चौथा है भारत विभाजन। इसमें से आपका पहला हो जाएगा साइमन कमीशन, क्योंकि ये 1928 में हुआ था। दूसरा हो जाएगा इरविन समझौता, क्योंकि ये 1931 में हुआ था। और तीसरा हो जाएगा क्रिप्स मिशन, क्योंकि ये 1942 में हुआ था। और भारत विभाजन ये 1947 में हुआ था, इसलिए चौथा हो जाएगा। यानी कि जिसमें भी सी, बी, ए और डी है वही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 1, 2, 3 के हिसाब से दिया गया है, तो यहाँ आप लोग देख ले, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर 3214। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 85 नंबर। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो ये आपका लॉर्ड कर्जन। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक रहा। वह इतिहास और पुरातत्व ज्ञान का विद्वान था और उसने भारत के प्राचीन स्मारकों की मरम्मत, प्रतिस्थापन और रक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया और भारत के प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए $50,000 का कोष बनाया था। 86 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो ये आपका मद्रास श्रमिक संघ 1918 था। कौन सा था? मद्रास श्रमिक संघ। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 87 नंबर। अगला सवाल है 87। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक अधिकारों का समापन करने वाला अधिनियम कब लाया था? तो ये आपका हो जाएगा 1813 में। वैसे तो 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को, मतलब एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। बाद में चाय व चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को 1833 के एक्ट में समाप्त कर दिया गया।
अब हम लोग देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन को कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को। अल्फांडो दी अल्बुकर्क 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया। 1509 में इसे भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क को भारत के में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के संस्थापक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कब? 1510 में आदिल शाह से गोवा छीन लिया था, जो आगे चलकर भारत में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की राजधानी बन गई थी। कौन सा? गोवा। अब हम लोग देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन को। 89 नंबर क्वेश्चन में है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। ये गुजराती में लिखे हैं। कौन सी भाषा में लिखे हैं? गुजराती में लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पूरे ऑप्शन को पढ़ेंगे। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ये बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय भावना का अभाव था। इसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। अब हम लोग देखते हैं अगले बी नंबर में क्या लिखा। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। ये भी सही। कंपनी की सेना के पास आधुनिक हथियार थे। ये गलत है। कंपनी को भारतीय असंतुष्ट तत्वों का समर्थक प्राप्त है। इसका आंसर ई हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 91 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। यहाँ पे सही ढूंढना। आधुनिक कोची, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आंसर। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को 92 नंबर क्वेश्चन को कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था। तो जॉन रमसैन था। कौन था? जॉन रमसैन था। यहाँ पे कोलकाता, जो जिसका भूतपूर्व नाम कलकत्ता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह। महलों के इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं 93 नंबर। निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो ये था आपका लीवेंट कंपनी। यहाँ पे क्या पूछा है? स्थल। अगर जल से पूछता तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जाता, लेकिन स्थल है तो लीवेंट कंपनी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 94 नंबर। 94 नंबर में क्या है कि मद्रास का संस्थापक कौन था। अभी हम लोग देखें आपका किसका, कलकत्ता का संस्थापक देखें जॉब चॉर्नॉट। और अब देखेंगे मद्रास का संस्थापक। मद्रास का संस्थापक है फ्रांसिस डे। मद्रास अथवा मद्रास प्रेसिडेंसी को आधिकारिक तौर पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंसी तथा मद्रास प्रोविंस के रूप में भी जाना जाता है। मद्रास ब्रिटिश भारत का एक प्रशासनिक अनुमंडल था। सन 1639 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्मचारी फंडिंग डे ने विजयनगर के राजा से कुछ भूमि लेकर इस नगर की स्थापना की थी। अब हम लोग देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में। भारत में गोथिक कला शैली का आगमन हुआ है। इसका क्या हो जाएगा? कहाँ से हुआ है? तो ये हो जाएगा ब्रिटिश से आया था। ये कौन सी शैली है? ये गोथिक कला शैली। अब हम लोग देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन को। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो ये डफरीन था। कौन था? डफरीन था। 1834 में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था। वह 1884 से 1828 तक भारत का वायसराय था, गवर्नर जनरल रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई। यह अधिवेशन मुंबई में दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया। 97 नंबर क्वेश्चन है तात्या तोपे को फांसी दी गई। कहाँ दी गई थी? ग्वालियर में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की यहीं पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। तात्या तोपे को फांसी दी गई, कहाँ दी गई? ग्वालियर में। और आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आप प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।